हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप एकेडमी पे। आज हम अपने एक नया टॉपिक परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसको आपने बोला सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें हम शुरू करने वाले हैं हार्ट। जैसा कि आपको दिख रहा होगा डायग्राम, ये डायग्राम समय की बचत के लिए और आपको समझाने के लिए, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ बताई जाए, इसलिए पहले से बना दिया गया है। इसके बारे में अपन विस्तृत और बृहद ज्ञान अपन लेंगे। जो जो प्रश्न एग्जाम में बनते हैं और कैसे प्रश्न बनते हैं वो हम डिटेल से जानेंगे। अगर आपको मेरे प्रीवियस वीडियो पसंद आए हों तो आप उसको, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ये टॉपिक अगर आपको पसंद आ रहा है, इसमें से ज़्यादा प्रश्न आपको लग रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंडों को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। हृदय, इससे पहला प्रश्न कैसे बनेगा? इसकी स्थिति के आधार पर पहला प्रश्न बनता है। अर्थात आपसे पूछा जाएगा कि मानव का जो हृदय है वह कहाँ स्थित होता है। तो हिंदी के वर्ड थोड़ा सा अपन लेते हैं। जैसे कि ये अपना वक्ष कहलाता है। वक्ष हिंदी में कहते हैं वक्ष गुहा में, यानी मानव का हृदय वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में बाईं ओर झुका हुआ होता है। अर्थात आपने इसकी स्थिति क्या बताई? यह वक्ष गुहा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? थोरसिस कैविटी बोलते हैं इसे। वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य, दाएं और बाएं फेफड़ों के मध्य बीच में यह स्थित होता है और बाएं फेफड़ों से यह जुड़ा हुआ होता है और हल्का झुका हुआ होता है। तो आपने स्थिति क्या बताई? मानव का जो हृदय है वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य बाएं फेफड़ों से हल्का झुका हुआ, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यह इसकी स्थिति हो गई। ठीक, फिर अगला प्रश्न बनेगा इससे, इसका आकार कैसा होता है, यानी इसकी संरचना कैसी होती है। तो इसकी संरचना कैसी होती है? बंद मुट्ठी की तरह, बंद मुट्ठी की तरह। आपके मुट्ठी दिख रही होगी जिससे अपन बंद करते हैं, तो बंद मुट्ठी की तरह इसकी संरचना कुछ प्रतीत होती है। इसकी संरचना आपने बताया बंद मुट्ठी की तरह, यानी मानव अगर मुट्ठी बंद करता है तो कुछ ऐसा स्वरूप बनता है। फिर इसका साइज पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, साइज क्या होगा, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है लगभग। तो इसकी जो लंबाई होती है वह 12 सेंटीमीटर लंबाई होती है और 9 सेंटीमीटर लगभग इसकी क्या होती है? चौड़ाई होती है। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक, फिर इससे अगला प्रश्न कैसे बनेगा? अभी अपन केवल बेसिक नॉलेज ले रहे हैं, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, जो बेसिक चीजें हैं। तो आपने बताया इसकी स्थिति कहाँ होती है? वक्ष गुहा में। तो आपके क्वेश्चन आ जाएंगे वक्ष गुहा में होता है, किडनी वाले क्षेत्र में होता है। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, आपको याद रखना वक्ष गुहा आपके शरीर की बात हो रही है। आकार कैसा हो? बंद मुट्ठी की तरह आपने इसकी संरचना बताई। साइज कैसा है, कितना इसका? 12 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। अगला प्रश्न इसमें बनेगा, इसका भार कितना होता है? तो इसका भार जो होता है, स्वस्थ मनुष्य की बात हो रही है, स्वस्थ मनुष्य की। ठीक, क्योंकि हम जब प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, कम उम्र होती है, तो हमारा हृदय छोटा होता है। मैं स्वस्थ मनुष्य अवस्था की बात कर रहा हूँ। 250 से 300 ग्राम लगभग इसका भार होता है। ये कुछ बेसिक ज्ञान इसका हुआ। ठीक, अब आपको ये चित्र देखो, तो चित्र के ऊपर आपको ये दिख रहा होगा पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन या पेरिकार्डियम झिल्ली। ठीक, ये आपके चारों तरफ ये दिख रही होगी झिल्ली। हृदय की चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। ठीक, और ये झिल्ली दोहरी संरचना से घिरी हुई है, यानी आपको संरचना दो दिख रही होंगी। डबल फेज में ये बना हुआ है और इसके अंदर क्या हृदय स्थित है। तो इसमें पूछा जाता है कि हृदय की सुरक्षा हेतु कौन सी संरचना या कौन सी झिल्ली पाई जाती है। तो हृदय के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कौन सी झिल्ली पाई जाती है? तो उसका आंसर आपने दिया पेरिकार्डियम नामक झिल्ली पाई जाती है। इसी झिल्ली के अंदर आपका हृदय सुरक्षित रहता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई?
कि सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कौन सी झिल्ली पाई जाती है? पेरिकार्डियम झिल्ली पाई जाती है। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आपको बता रहा हूं पेरिकार्डियम झिल्ली के लिए क्या क्या इसमें कैसे बनती संरचना और क्या क्या इसका यूज है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटा देता हूं मैं इसे। अब इसमें आपने बताया कि जो इसकी झिल्ली है सुरक्षात्मक झिल्ली, वह क्या कौन सी है? पेरिकार्डियम। अब ये जो पेरिकार्डियम झिल्ली है यह दोहरी संरचना से घिरी हुई होती है, दोहरी संरचना से घिरी हुई होती है। जैसे आपने बताया ये दोहरी संरचना से घिरी हुई है। अब मैं आपका यहाँ हार्ट ले लेता हूं और ऐसा कुछ दोहरी संरचना में बना देता हूं, जो कि यहाँ आपको डबल लाइन दिख रही होंगी। यह एक संरचना है, ये दूसरी संरचना, दोनों संरचना से घिरी हुई होती है झिल्ली ये दोहरी संरचना से। अब इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है, ठीक। इस पदार्थ को क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियल तरल पदार्थ, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं इसे, ठीक है। यह दोनों संरचनाओं के बीच में स्थित होता है। अब इसका यूज एग्जाम में पूछ लेता है कि पेरिकार्डियल तरल पदार्थ का यूज क्या है भाई, ऐसे दोनों संरचनाओं के बीच तरल पदार्थ की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपको लिखना है कि यह पेरिकार्डियल नामक तरल पदार्थ जो होता है इसका जो प्रमुख कार्य है निम्नलिखित है। पहला प्रमुख कार्य है यह दोनों झिल्लियों के बीच, यह दोनों झिल्लियों को कोलैप्स होने यानी संगठित होने, संरचित होने में बचाता है। दोनों झिल्ली को चिपकने से, कोलैप्स होने से, एक दूसरे के ऊपर आने से, चिपकने से बचाता है। पहला कार्य इसका, ताकि चिपके ना और हृदय क्रिया विधि प्रारंभ रहती रहे, कोई समस्या ना है। दूसरा, जब हृदय पंप करता है तो सिस्टोलिक, जब सिस्टोलिक प्रोसेस होती है जिसे आप बोलते हो क्या, प्रेशर लगाना, आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है और उस प्रेशर के थ्रू आपका पूरा ब्लड जो होता है पूरी बॉडी में जाता है, पंपिंग अंग की तरह कार्य करता है हृदय। तो जैसे उसमें सिस्टोलिक यानी संकुचन हुआ, तो संकुचन अवस्था में ये क्या होता है कि वाइब्रेट होता है, तो घर्षण होने की संभावना बनती है। तो हृदय की संकुचन क्रिया के दौरान जो घर्षण होता है, घर्षण, ठीक, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण क्रिया को रोकता है। ये कौन रोकता है? ये तरल पदार्थ रोकता है। तीसरा इसका प्रमुख कार्य हृदय में कंटिन्यूअस मॉइस्चर यानी नमी बना के रखता है। यह हृदय में लगातार नमी बनाए रखता है, नमी बनाकर रखता है। इतनी बात समझ में आई। अर्थात इसके तीन प्रमुख कार्य हैं, किसके? जो दोहरी संरचना से घिरी हुई झिल्ली होती है, इन दोनों के बीच में पेरिकार्डियल नामक एक तरल पदार्थ फ्लूइड पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य होता है दोनों झिल्लियों को आपस चिपकने से रोकना। जब हृदय पंपिंग का कार्य करता है तो उसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रोसेस होती है, संकुचन और शीतलन। तो संकुचन क्रिया के दौरान जब हृदय बंद होता है फोर्स से, उस समय इसमें घर्षण हो सकता है, उस घर्षण क्रिया को रोकता है। फिर हृदय में लगातार ये नमी बना के रखता है, मॉइस्चर हृदय के ऊपर कंटिन्यू बनाए रखता है। कौन? ये तरल पदार्थ। इतना समझ में आया आपको? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके कार्य, फिर आगे अपन बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपने जाना कि जो हृदय होता है, हृदय की चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण के रूप में पेरिकार्डियम नामक झिल्ली पाई जाती है, जो कि इसकी सुरक्षा करता है। और क्या क्या कार्य करता है निम्नलिखित हमने आपको कुछ बताया कार्य, और भी कार्य रहते हैं इसके, पर ये अभी मुख्यतः आपको मैंने बता दिए। फिर आप सभी को पता, अगर पूछा जाए मानव शरीर में हृदय की संख्या कितनी होती है,
तो सबको पता है, सिर्फ बेसिक अभी जान रहे हैं, बेसिक नॉलेज अपने को लेना है। तो आपने बताया भाई एक ही हृदय पाया जाता है हमारे शरीर में, जो कि 4 भागों में विभाजित होता है। अब ये 4 भागों में विभाजित कैसे हुआ? सिंपल समझना, हमारा एक हृदय है, इसके मुख्यतः 2 भाग हैं। ऊपरी भाग को और निचले भाग को अन्य अन्य नाम से जानते हैं। जैसे आप यहां देख रहे हो, ये एक ऊपरी भाग है संरचना, ठीक, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आप देख रहे हो ये ऊपरी संरचना है, ऊपरी, और ये निचली संरचना है, ठीक है। तो ऊपरी भाग को कहते हैं हम क्या? अलिंद। और निचले भाग को क्या कहते हैं? निलय। इंग्लिश में बोले तो एट्रियम, या इसी को बोला जाता है ऑरिकल, और इसको बोला जाता है वेंट्रिकल, ठीक। अब ये 2 मुख्य भाग हैं, जो कि आप देख रहे हो खांचनुमा संरचना के द्वारा 2 भागों में बीच से डिवाइड हो गए हैं। आपको एक संरचना दिख रही होगी बीच से बनी हुई अलग अलग, जो कि अलग अलग पार्ट डिवाइड कर दिया। यहाँ ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, जो कि एक खांचनुमा संरचना के द्वारा 2 भागों में विभाजित होते हैं, जिसे क्रमशः दायां अलिंद और बायां अलिंद कहा जाता है। राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, और इसे कहते हैं दायां निलय और बायां निलय। तो आपने बताया मानव शरीर में एक हृदय होता है, 4 भागों में विभाजित होता है। 4 भाग, ये 2 हो गए, 2 ये। अब विभाजन कैसे हुआ? ये 2 मुख्यतः भाग होते हैं। ऊपरी भाग को बोला जाता है अलिंद, ऑरिकल, और निचले भाग को क्या कहा जाता है? निलय, वेंट्रिकल। अब एक खांचनुमा संरचना के द्वारा ये 2 भागों में विभाजित होता है। दोनों भाग अलिंद, जिसे क्रमशः आपने बोला दायां अलिंद और बायां अलिंद, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल। फिर आपने बताया निलय, यह भी 2 भागों में है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। इतना आपको समझ में आया? ये 4 भागों में, अर्थात मानव के शरीर का एक हृदय होता है और ये 4 भागों में विभाजित होता है। अभी सिर्फ बेसिक ज्ञान ले रहे हैं अपन, बेसिक नॉलेज ले रहे हैं, जो प्रश्न बनते हैं। अब इसको आपने समझ लिया, इसको हटा दें हम, ठीक है। अब इसी से प्रश्न आता है, जब मानव शरीर की बात हो रही है, कि मानव शरीर का जो हृदय है वह कार्य कैसे करता है? कार्य कैसे करता है? तो आपको बता दो, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि दोहरा परिसंचरण का कार्य, यानी डबल सर्कुलेशन पार्ट बॉडी का कौन सा है? तो हृदय है। क्यों है वो आपको मैं बताऊंगा। ये दोहरी परिसंचरण तंत्र का जैसे कार्य करता है, सामान्य सा प्रश्न है। इसको क्यों करते हैं ये आपको मैं आगे बताने वाला हूं। अब आपने बताया कि मानव शरीर में एक हृदय पाया जाता है, जो कि 4 भागों में विभाजित होता है, यानी 4 कपाटों में विभाजित होता है। इसी से प्रश्न बनते हैं कि जंतु जगत में सर्वाधिक हृदय की संख्या किसमें होती है? अर्थात जंतु जगत में सर्वाधिक हृदय की मात्रा किसमें पाई जाती है? तो आपने एक जीव सुना होगा जिसे आप बोलते हैं क्या? केचुआ, जो अमूमन बरसात के समय में निकलते हैं। केचुआ एक ऐसा जीव है जिसमें एक हृदय नहीं होता। कितने हृदय होते हैं? 4 जोड़ी हृदय, अर्थात इसमें हृदय की संख्या कितनी होती? 8 हृदय होते हैं। आपने अमूमन देखा होगा, केचुआ चल रहा है, अगर आप उसको बीच से काट देते हो, किसी प्रकार उसमें कोई दिक्कत हो गई, तो वह मरता नहीं है, वह फिर से आगे पीछे चल सकता है। अर्थात उसमें 8 हृदय होते हैं, 8 भाग होते हैं हृदय के, यानी 8 प्रकार के हृदय होते हैं, और वो उसको जीवित रखने में मदद रखते हैं, ठीक। तो आपने बताया केचुआ जो होता है, सर्वाधिक हृदय की संख्या मनुष्य जन जगत में पाई जाती है। फिर उसके बाद आपने काकरोच वर्ड सुना हो, काकरोच को जानते होंगे आप, बहुत परेशान करता है किचन में। तो कॉकरोच में एक हृदय जरूर होता है,
पर इसमें 13 भाग होते हैं भाई साहब, 13 भाग, 13 कपाट होते हैं इसमें। अर्थात सर्वाधिक कपाटों की संख्या जंतु जगत में किस जीव की है? तो काकरोच की है। मनुष्य में एक हृदय होता है, 4 भाग होते हैं। काकरोच में एक हृदय होते हैं, 13 भाग होते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो आपने बताया मानव का जो हृदय है वह दोहरी परिसंचरण तंत्र जैसे कार्य करता है, दोहरी परिसंचरण वाला अंग होता है, डबल परिसंचरण करता है। अब क्यों करता है ये आगे मैं बताऊंगा डिटेल से पूरा, पर ये पॉइंट जरूर अपने को लिखना है। फिर आपने बताया केचुआ जो होता है, केचुए में 4 जोड़ी हृदय पाते हैं, 8 हृदय होता है, और काकरोच में एक हृदय जरूर होता है पर 13 कपाट होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात कर रहे हैं हम उभयचर जीवों की बात कर रहे हैं। उभयचर, उभयचर किसे बोलते हैं? जो जल और थल दोनों में निवास करते हैं और चरण करते हैं, विचरण करते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या है? पहला मेंढक, आप जानते हो जल और थल दोनों जीवित रह सकता है, ठीक है। पर कई लोग घड़ियाल मगरमच्छ को भी मानते हैं उसका आंसर, ठीक। मगरमच्छ और घड़ियाल में समस्या है वो सरीसृप वर्ग में आते हैं, उभयचर जीवों में उसको नहीं रखा जाता है। तो उभयचर जैसे मेंढक है तो इनमें एक हृदय होता है, यह 3 भागों में विभाजित रहता है, ठीक। फिर आपने बताया सरीसृप वर्ग, रेप्टाइल, रेंग कर चलने वाले जीव, ठीक है। सरीसृपों में क्या होता है? इनमें एक हृदय पाया जाएगा और 3 भाग होते हैं। पर अपवाद के रूप में मगर और घड़ियाल होते हैं, है तो सरीसृप, पर इनमें एक हृदय होता है जो कि 4 भागों में विभाजित होता है। अर्थात इनमें प्रक्रिया कैसे होती है? जैसे स्तनधारी जीवों में होती है, ठीक। ये अपवाद है मगर और घड़ियाल, इनमें एक हृदय होगा 4 भागों में, जबकि अन्य समस्त रेप्टाइल या सरीसृप में एक हृदय होता है, 3 भाग ही होते हैं, ठीक। अगला प्रश्न बनता है ऐसे कौन से जीव हैं जंतु जगत में जो मानव की तरह परिसंचरण तंत्र की क्रिया करते हैं? तो आपको समझना है मानव क्या है, एक स्तनधारी जीव है, स्तनधारी, और सेम उसी प्रकार जो पक्षी वर्ग होता है, पक्षी वर्ग सेम इसी प्रकार परिसंचरण तंत्र क्रिया को संपन्न करता है। अर्थात इनमें एक हृदय होता है समस्त पक्षी वर्ग में और 4 भाग होते हैं, और यह भी कैसा परिसंचरण करते हैं? दोहरा परिसंचरण, ठीक है। डबल सर्कुलेशन करते हैं एक ही टाइम पे, इसी में ब्लड आपका जाएगा और इसी से ब्लड इम्प्योर रहेगा और आएगा, और प्योर होने के बाद पूरी बॉडी में जाता है। अर्थात 2 सर्कुलेशन प्रोसेस करते ही, अभी आगे डिटेल से समझा रहा हूं। तो आपने बताया उभयचर जो जीव होते हैं मेंढक जैसे, उनमें एक हृदय होता है, 3 भाग होते हैं। सरीसृप रेप्टाइल, उसमें एक हृदय होता है, 3 भाग पाए जाते हैं। अपवाद के रूप में मगर है, घड़ियाल है, इनमें एक हृदय होता है पर 4 भागों में विभाजित होता है। पृथ्वी पर स्तनधारी और पक्षी वर्ग समान प्रकार का परिसंचरण करते हैं, अर्थात इनमें एक हृदय होता है, 4 भाग पाए जाते हैं दोनों में, और दोनों दोहरा परिसंचरण संपन्न करने वाले जीव हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेसिक अभी नॉलेज है, और अपन आगे बढ़ते हैं इसके थोड़ा सा। अब हमने बेसिक चीजें जान ली। अब आपने बताया मानव शरीर में एक हृदय होता है जिसके 4 भाग होते हैं, ठीक। 4 भाग आपने बांटे किसे? दायां अलिन, बायां अलिन, दायां निलय और बायां निलय। ये तो हो गया हृदय की संरचना। अब मनुष्य का जो शरीर होता है वह रक्त को प्योर नहीं करता। आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में रक्त की सफाई, ये रक्त का प्यूरिफिकेशन, ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन सा अंग करता है? तो हार्ट नहीं होता वह क्या करता है? सिर्फ ब्लड का पंपिंग का कार्य करता है, पंप करता है और पूरे बॉडी से ब्लड को लेता है, फेफड़ों तक पहुंचाता है, और फेफड़ों के द्वारा पूरे बॉडी से प्योर होने के बाद पूरे बॉडी में पंप करने के दौरान पहुंचाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड फॉर्म में है। संयोजी कैसे? पूरी बॉडी से कनेक्टेड रहता है, बॉडी के हर पार्ट में ब्लड जाता है, ठीक है।
तो अपन यही उसके बारे में चर्चा करते हैं कि जो मानव शरीर में दो प्रक्रियाएं मुख्यतः हैं, दो अभिक्रियाएं या दो संरचनाएं मुख्यतः हैं, जिसे आप बोलते हो सिरा और धमनी। यह संपूर्ण रुधिर को मानव शरीर में ब्लड हृदय तक ले जाती है, हृदय से पूरे शरीर में पहुंचाती है। इन्हीं का प्रमुख कार्य है। सिरा जिसे आप बोलते हो वेन, इसे क्या बोलते हैं अपन, आर्टरी बोलते हैं। मानव शरीर में संपूर्ण जो रुधिर होता है, अशुद्ध रुधिर, इम्प्योर ब्लड जिसे आप बोलते हो, इसी के द्वारा आपके हृदय के अंतर्गत प्रवेश होता है। अब कैसे होता है वो अभी बताऊंगा मैं। यानी समस्त अशुद्ध रुधिर जो आपके बॉडी अंगों के द्वारा, जहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आ चुकी है उस ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रुधिर है वो कौन लेके आता है हृदय में, सिराएं। और समस्त शुद्ध रुधिर ब्लड, जैसे बोलते हैं प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है पूरे शरीर में कौन पहुंचाता है, धमनी। ये आपने जान लिया, सामान्य सा ज्ञान। अब अगर ये काम कर रहे हो, इसमें कुछ अपवाद आएगा तो उससे प्रश्न बनते हैं। इसी में आपने सुना होगा एक फुफ्फुस सिरा। समस्त सिराएं अशुद्ध रुधिर ले आती, पर फुफ्फुस सिरा या इसी को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। यह एक इकलौती ऐसी सिरा है जो कि शुद्ध रुधिर का प्रवाह करती है। शुद्ध रुधिर, ये अपवाद है भैया। सारी सिराएं अशुद्ध रुधिर ले आती हैं, पर ये कैसे कर रही है, शुद्ध रुधिर प्योर ब्लड ले आती है। अब कैसे ले आती है वो आगे बता रहा हूं आपको। अब इसी प्रकार यहां होती है फुफ्फुस धमनी, जिसे आप क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। ये जो है समस्त धमनियां जो है प्योर ब्लड ले आती है, पर ये कैसे ले आती है, इम्प्योर यानी अशुद्ध रुधिर का प्रवाह करती है। अर्थात आपने बताया कि मानव शरीर में जो सिराएं हैं वेन, ये अशुद्ध रुधिर का प्रवाह पूरे शरीर से हृदय तक करती हैं, और धमनी जो है हृदय से संपूर्ण प्योर ब्लड जो होती है वह ले आती कहाँ, बॉडी में। पर इसका एक्सेप्शन या अपवाद जो होता है वो बताया कि फुफ्फुस सिरा जो होती है वह शुद्ध रुधिर का प्रवाह करती है, जबकि इसका कार्य क्या है, अशुद्ध रुधिर करना। ये एक अपवाद है। उसी प्रकार आपने बताया फुफ्फुस धमनी जो है शुद्ध रुधिर का कार्य करना चाहिए, पर यहाँ अशुद्ध रुधिर का प्रवाह करती है। इतना आपको समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करने वाले कैसे कार्य करती हैं ये धमनियां। ठीक, इसको हटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, सामान्य से समझना है उसको केवल। पहले इसको समझ लेते हैं। यहां एक संरचना दिख रही होगी, अग्र महाशिरा लिखा हुआ है, जो कि ये है सुपर वेना कावा। फिर आपको यहां एक संरचना दिख रही होगी पश्च महाशिरा, इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। अब मैं आपके सामने खड़ा हूं, कंधे से ऊपर का जो भाग होता है, ब्लड तो पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, इम्प्योर भी है और प्योर भी है। तो कंधे के ऊपर वाला जो भाग है, उधर से जो अंगों से अशुद्ध रुधिर बनता है, इम्प्योर ब्लड आता है, वह हार्ट में किसके थ्रू आता है, ऊपरी भाग की बात हो रही है। ऊपरी भाग से जो अशुद्ध रुधिर आता है वह किसके थ्रू आता है, अग्र महाशिरा के द्वारा। यानी कंधे के ऊपर वाले भाग का समस्त अशुद्ध रुधिर किसके थ्रू आता है, अग्र महाशिरा के द्वारा, सुपीरियर वेना कावा के द्वारा। कहां आता है, आपके फर्स्ट पार्ट में, जो आप 4 भागों में बांटा, तो पहले पार्ट में दायां भाग में आता है। अर्थात आपसे पूछा जाए कि हृदय क्रिया विधि की शुरुआत मानव शरीर के किस भाग के द्वारा होता है, उसका आपको ऑप्शन दे देगा, दायां लिंग,
बायां अलिंद, दायां निलय और चौथा है बायां निलय। तो आपने बताया जो प्रक्रिया चक्र चलता है आपका प्यूरिफिकेशन का, पहले अशुद्ध रुधिर आएगा, फिर वो शुद्ध होगा, तभी तो सर्कल चलेगा। तो अशुद्ध रुधिर सर्वप्रथम कहाँ आया है, आपने देखा दायां अलिंद के अंदर। तो आपको बताना है कि हृदय क्रियाविधि की शुरुआत कहां से होती है, दायां अलिंद से, ठीक। या इसी को क्या बोलते हैं अपन, राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम। अब आपको दिख रहा हो ये तो ऊपरी भाग से आ गया इम्प्योर ब्लड। अब कंधे के नीचे वाला जो इम्प्योर ब्लड आ रहा है बॉडी से, अंगों से आ रहा है ना अशुद्ध रुधिर, वह कहां से आता है, ये पश्च महाशिरा इंफीरियर वेना कावा से, ये कहां पहुंच रहा है, आपको दिख रही है संरचना, ये यहां से जुड़ी हुई है, ऐसी कुछ संरचना, यहां से ही कहां पहुंचाइए, फर्स्ट वाले पार्ट में, अर्थात दाएं अलिंद में ऊपरी भाग और निचले भाग के द्वारा अशुद्ध रुधिर कहां पहुंच गया, दाएं अलिंद में। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ एक ब्लड का प्रेशर, आपको पता ब्लड प्रेशर रहता है बॉडी में। अब यहाँ ब्लड भर गया और एक प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर जनरेट होने के बाद यहां से कपाट खुलते हैं, इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक। 3 वॉल होते हैं यहां से खुला वॉल, ठीक। और आपकी जो दाएं, ये दूसरा पार्ट है आपका, दूसरा पार्ट, पहला तो ये हो गया, दूसरा भाग ये कहां पहुंचा, आपके दाएं निलय में। अशुद्ध रुधिर है, यहाँ अशुद्ध है और यहाँ भी गेट खुला तो अशुद्ध रुधिर यहाँ पहुंचा। तो आपसे पूछा जाएगा कि मानव शरीर के किस, हृदय के किस भाग में अशुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है, दाएं भाग में कि बाएं भाग में। तो आपको दिख रहा है अशुद्ध रुधिर ऊपरी भाग से कहाँ आया है, दाएं अलिंद में, और निचले भाग से कहाँ आया है, दाएं अलिंद में। फिर ये गेट खुला, ये कहाँ पहुंचा, दाएं निलय में। तो दायां भाग जो है ये क्या है, अशुद्ध रुधिर का भाग हो गया। तो अशुद्ध रुधिर का प्रवाह किस भाग में होता है, दाएं भाग में। फिर आपको ये संरचना दिख रही होगी, पल्मोनरी आर्टरी दिख रही होगी, ठीक। अब ये अशुद्ध रुधिर यहां से जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा आपको दिख रहा है एक आर्टरी ये, और यही आर्टरी यहां तक आई है। तो आपको मैंने बताया कि 2 फेफड़े होते हैं हमारे, तो ये लेफ्ट में हल्का झुका हुआ होता है, लेफ्ट से कनेक्टेड कौन सा होता है, ये पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुस सिरा, सॉरी फुफ्फुस धमनी है, ये गलत टाइप हो गया, लिख दिया है सर। मैंने बताया ना फुफ्फुस धमनी के द्वारा अशुद्ध रुधिर का प्रभाव होता है, बाकी समस्त धमनियां कैसे कार्य करती, शुद्ध का, पर ये एक्सेप्शन है। तो ये आर्टरी यहां गई और लंग्स में आपका ब्लड गया, ये ब्लड यहां गया, कहां, लंग्स में, ये आपका गया लेफ्ट लंग्स में। और ये जो संरचना दिख रही है ये कहां गई, राइट लंग्स में। आपका इंप्योर ब्लड कौन लेके जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी, ये भी पल्मोनरी आर्टरी ही है, इसी का एक भाग है। दोनों कहां लेके गई, लंग्स में। अब लंग्स में क्या होगा, जो लंग्स होता है अपना फेफड़ा, वो डिफ्यूजन की प्रक्रिया होती है, ठीक। जैसे हम सांस लेते हैं उसमें बहुत सारी छन्नी नुमा कुबिकाएं पाई जाती हैं। हम सांस ले रहे हैं, हमारे फेफड़े जो है फूलते हैं, बंद होते हैं, फूलते हैं, बंद होते हैं, सिकुड़ते हैं। अब क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड पहुंचा आपके शरीर में, तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस विसरण क्रिया के द्वारा, डिफ्यूजन क्रिया के द्वारा, यह कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर कर देता है छिद्रों के द्वारा और ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। अब आपका ब्लड जो हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्त हो गया है, ऑक्सीजन उसमें आ गई है, ऑक्सीजन युक्त हो गया, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के बाद यहां आपको दिख रही है पल्मोनरी वेन, इसको बोलते हैं फुफ्फुस सिरा, अर्थात ऐसी सिरा जो कि अपवाद है और शुद्ध रुधिर का प्रवाह करती है। यह बाएं भाग के आपके लंग से जुड़ी होती है, बाएं फेफड़ों से। और इधर आपको दिख रहा होगा ये संरचना एंट्री करने वाली 2, ये भी क्या है, फुफ्फुस सिरा। ये भी क्या करती है, ये दाएं भाग से, जो दाएं फेफड़ों से शुद्ध रुधिर लेती हैं और ये आपके शरीर में कहां लेके आती हैं, इधर आपको दिख रहा होगा 2 संरचनाएं, ये गोलाकार संरचना और 2 संरचनाएं ये होती है। 2 इधर से संरचना आई, आपका ब्लड आया प्योर, और 2 इसके थ्रू आया अंदर प्योर। अब प्योर ब्लड कहां आया, पहला आपके तीसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में कहां आया आपके, ये आपके आया दाएं अलिंद, सॉरी बाएं अलिंद में आया। यहां प्योर ब्लड है, प्योर, और इधर क्या था, इम्प्योर था। अर्थात दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर और बाएं भाग में शुद्ध रुधिर आ गया। आया किसके द्वारा, फुफ्फुस सिरा के द्वारा। अब यहाँ द्वि कपाट पाए जाते हैं, बाइकस्पिड कपाट पाया जाता है।
बाइकस्पिड के द्वारा यहाँ प्रेशर बनता है और ब्लड कहाँ पहुंचा आपका, इधर कहाँ आया, आपके बाएं नीला में या लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका पूरा प्योर ब्लड आ चुका है। प्योर ब्लड आने के बाद ये आपको एक धमनी दिख रही होगी, इसे बोलते हैं आयोर्टा। ये जो आपको है इसे बोलते हैं आयोर्टा महाधमनी। ये जो संरचना है आयोर्टा महाधमनी, आपको बड़ी संरचना दिख रही होगी। इधर से जैसे ब्लड आपका संकुचन हुआ, सिस्टोलिक प्रोसेस, 120 mmHg यानी उसका आपका हाई ब्लड प्रेशर जो बना, उच्च रक्तचाप, जैसे सिस्टोलिक के प्रेशर हुई तो एकदम प्रेशर के थ्रू ये बंद होता है। बंद होने के बाद यहां से ब्लड एकदम फुल फोर्स में जाएगा और इन सिराओं के द्वारा, ये जो धमनी आपकी दिख रही, सॉरी सिरा बोल रहा हूं, इन धमनियों के द्वारा आपके पूरे बॉडी में ब्लड प्योर पहुंच जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब इसको एक डायग्राम में हम समझा देते हैं इस चीज को। ऐसा कुछ मान लेते हैं आपका हार्ट है, गोलाकार संरचना, ऐसे कुछ हार्ट है आपका। इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, 4 भाग में आपने डिवाइड कर लिया। इसको मैंने बताया पहला भाग, ये क्या हो गया, दायां अलिंद। ये हो गया क्या, दायां निलय। ये दूसरा भाग हो गया। ये हो गया आपका तीसरा भाग, इसे आपने बोला क्या, बायां अलिंद। और ये चौथा भाग हो गया, इसे कह दिया आपने बायां निलय। यही हार्ट को मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं, डिफाइन कर रहा हूं इसको अच्छे से, ताकि क्वेश्चन अपने गलत ना हो। अब मैंने इधर लिया आपके बॉडी का कोई अंग, ये ऊपरी अंग है, ठीक, ऑर्गन की बात हो रही है, पार्ट की बात हो रही है, आपके बॉडी पार्ट की। सिराएं जो हैं इधर से आपका लिए इम्प्योर ब्लड, मतलब साइकिल कैसे चलता है वो आपको बता रहा हूं। इम्प्योर ब्लड आपके ऑर्गन में, अर्थात ये कैसा ब्लड है, CO2 युक्त। इधर एक ब्लड है, ब्लड की संरचना है, ठीक है। अब ये ब्लड यहां से चला, कहां पहुंचा, जो मैंने आपको बताया ऊपरी भाग से और निचले भाग से वेना कावा के थ्रू कहां पहुंचा, दाएं अलिंद में पहुंचा। इतनी बात समझ में आई, दाएं अलिंद में पहुंचा ये ब्लड। अब दाएं अलिंद से मैंने आपको बताया था ट्राइकस्पिड वॉल पाया जाता है, जो खुला हुआ भाग है। इधर मैंने एक वॉल बना दिया, ये वॉल, इधर प्रेशर पड़ा, ब्लड भर गया, इधर चारों तरफ ब्लड भर गया, ब्लड भरने का प्रेशर बढ़ा और ये गेट खुला और यहां कहां पहुंचा, दाएं नीला में ये आपका ब्लड पहुंच गया। पर ये कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है भाई साहब, CO2 युक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। यानी आपने बताया जो हृदय का दायां भाग होता है वहां अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। ठीक, अब इसी दाएं नीला से एक संरचना निकलती है। अब आपने एक संरचना निकाली, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, यानी इसको क्या बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी, जो कि मैंने आपको बताया। पल्मोनरी आर्टरी आपका ब्लड लेके कहां पहुंची, ये पहुंची कहां, लंग्स में। लंग्स यानी फेफड़े। यहां क्या है, ये CO2 युक्त है। अब फेफड़ों के द्वारा एक प्रक्रिया होगी, उसे कहते हैं अपन डिफ्यूजन, या हिंदी में बोलते हैं इसको विसरण। इस क्रिया के द्वारा हृदय के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं छन्नी नुमा, वह आपके जो CO2 को है वो क्या करती है, CO2 को बाहर निकाल देती हैं और अब यहां क्या ला देंगी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएंगी। यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड आ गया आपका। अब ला कौन रहा है, ये लाता है कौन,
ये लाता है पल्मोनरी वेन, इसी को बोलते हैं फुफ्फुस सिरा, जो कि मैंने आपको बताया ये फुफ्फुस सिरा के द्वारा शुद्ध रुधिर अंदर प्रवेश कर रहा है, इन दोनों के द्वारा, 2 वॉल्व और 2 वॉल्व ये लेफ्ट से, ये राइट से, फेफड़ों से। ये कहां पहुंची आपकी बाएं संरचना में, बाएं अलिंद में पहुंची। अब यहां आपका कैसा ब्लड हो गया, प्योर ब्लड हो गया। प्योर ब्लड के द्वारा आपको मैंने बताया यहां भी एक वॉल्व पाया जाता है, यहां प्रेशर बना, ये वॉल्व खुला और ये वॉल्व खुलने के बाद यहां क्या पहुंचा, आपका पूरा प्योर ब्लड हो गया। लेके कौन आया, फुफ्फुस सिरा लेके आया। प्योर ब्लड होने के बाद, प्योर ब्लड है यहां भाई साहब देखिएगा, प्योर ब्लड। अब यहां प्रेशर बना और कौन सी प्रोसेस हुई, सिस्टोलिक, या ऐसे को आपने बोल दिया क्या, संकुचन। संकुचन की क्रिया हुई, जैसे बंद मुट्ठी थी, खुला, बंद मुट्ठी है आपकी, खुली, तो जैसे खुली तो स्पंज के रूप में आपका पूरा अशुद्ध रुधिर अंदर पहुंच गया। अशुद्ध रुधिर कहां पहुंचा, अलिंद में पहुंचा, अलिंद से पहुंचा नीला से पहुंचा दाएं अलिंद में। अब फिर शुद्ध हुआ, फिर फेफड़ों के द्वारा यहां आया आपका ब्लड, और जैसे वह नीचे पहुंचा बाएं नीला में, आपने सीधे मुट्ठी बंद कर दी। ठीक, मुट्ठी बंद होने के बाद एक प्रेशर बना स्पंज की बात, और फोर्स से आपका जो ब्लड है ये कहां निकला आपका, आपने बताया आयोर्टा महाधमनी द्वारा, आयोर्टा महाधमनी, जो कि ये मैंने बताया इधर से प्योर ब्लड गया आयोर्टा महाधमनी द्वारा आपके फिर से पूरे बॉडी पार्ट के ऑर्गन में पहुंच गया। यानी इधर से प्योर ब्लड गया था और इधर से कैसा ब्लड आ गया, ये प्योर ब्लड आपके ऑर्गन में फिर पहुंच गया। ये क्रिया समझ में आई आपको, ये है आपका ब्लड साइकिल। इम्प्योर से कैसे प्योर हुआ, लंग्स के थ्रू कैसे आया, लंग्स के थ्रू कौन लेके आया आपके बॉडी पार्ट में, और बॉडी पार्ट की हर अंग में कैसे शुद्ध रुधिर पहुंचा। ये है कुछ हृदय की क्रियाविधि। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये आपने हृदय की क्रियाविधि पढ़ी, ठीक, इसको हटाता हूं मैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने हार्ट का बेसिक और फंक्शन ऑफ हार्ट आपने समझा। अब इससे जहां से प्रश्न आते हैं वो आपको बता दिए गए हैं कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अब हार्ट के बारे में जो इसकी प्रोसेस है, वर्किंग ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट का डिफ्यूजन, और आपका ब्लड प्रेशर, और कैसे हार्ट पंप करता है, ये सारी प्रक्रिया अपन दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।